हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया फंडामेंटल राइट्स को लेकर। एक बहुत बड़ा फैसला किया उन्होंने। तो आइए देखते हैं सबसे पहले न्यूज़ क्या है। ये न्यूज़ हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से ली है और भी जितने भी न्यूज़पेपर है सभी ने इस न्यूज़ को कवर किया है। हालांकि ये फैसला काफ़ी दिनों की जो बहस हुई है, मीन्स की जो सुनवाई हुई थी उसके बाद ये फैसला आया है। डिजिटल एक्सेस अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जो अगर डिजिटल कोई भी एक्सेस है तो वो भी एक फंडामेंटल राइट का, जो लाइफ एंड लिबर्टी को लेकर फंडामेंटल राइट है, उससे मतलब उसका ही एक भाग है। 30 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि समावेशी और अर्थपूर्ण डिजिटल पहुंच, विशेषकर ई गवर्नेंस और कल्याणकारी सेवाओं तक जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 में उसका एक अंग है। जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और आर महादेवन की पीठ ने यह फैसला एसिड अटैक पीड़ितों और दृष्टिबाधितों द्वारा डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनाया गया है। ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्ञा प्रसून बनाम भारत संघ और अमर जैन बनाम भारत संघ मामलों में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें डिजिटल एक्सेस के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा घोषित किया गया। न्यायमूर्ति इसमें कौन कौन थे? एक महादेवन थे, आर महादेवन थे, और दूसरे जज कौन थे? जेबी पाद्रीवाला। तो इनकी जो पीठ है उसने फैसला सुनाया है। इस फैसले में विकलांग व्यक्ति जो PWD कैटेगरी में आते हैं, फिजिकली जो होते हैं डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं, विशेष रूप से एसिड अटैक सर्वाइवर्स और दृष्टिबाधित व्यक्तियों को डिजिटल KYC प्रक्रियाओं से बाहर रखने के बारे में बताया गया है। अब देखिए इस मामले की पृष्ठभूमि क्या है, मतलब कहाँ से ये मामला शुरू होता है। सबसे पहली जो याचिका दायर की गई थी प्रज्ञा प्रसून एवं अन्य बनाम भारत संघ, यह याचिका एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए डिजिटल KYC प्रक्रिया में संशोधन की मांग करती है, जिसकी आंखों में स्थायी रूप से विकृति या जलन हुई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सत्यापन के लिए, मीन्स की वेरीफाई के लिए लाइव फोटोग्राफ की आवश्यकता उन व्यक्तियों के लिए अव्यवहारिक है जिनके चेहरे पर गंभीर चोटें हैं, जिससे उनके लिए प्रक्रिया पूरी करना असंभव हो जाता है। अब देखिए अगर कोई भी मतलब अगर कहीं भी वेरीफाई होना है, जैसे कि KYC में क्या होता है कि वेरिफिकेशन होती है, जिससे क्या होता है लाइव फोटोग्राफ मतलब लाइव फोटो की जाती है, जिसके तहत ये याचिका इसलिए दायर की गई थी कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए ये बिल्कुल अव्यवहारिक है। ये मतलब उनके लिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि उनको लाइव फोटोग्राफ, क्योंकि अब देखिए जिसके चेहरे पर कुछ दाग है ना, उसके लिए अगर उनको वेरीफाई कुछ करवाना है तो उसके लिए क्या होगा, उनको फ़ोटो करवानी होगी। उनकी फ़ोटो के दौरान अगर कोई भी दिक्कत आती तो उनकी जो वेरिफिकेशन नहीं होती है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि इनकी जो कोई भी प्रक्रिया होती है उसको असंभव हो जाए, मतलब वो संभव नहीं हो पाती है अगर लाइव फोटोग्राफ की मांग की जाए। अब देखिए दूसरा क्या याचिका थी, दूसरी एक इसी प्रकार की थी, अमर जैन बनाम भारत संघ। अधिवक्ता अमर जैन जो कि 100% अंधे हैं, मतलब जो ब्लाइंड है 100%, उनके द्वारा ये दायर की गई याचिका में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए KYC प्रक्रिया की दुर्गमता को चुनौती दी गई है। उठाए गए कुछ प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं। कुछ मुद्दे उठाए गए इस बात को लेकर, सेल्फी सत्यापन आवश्यकताएं जो स्क्रीन रीडर्स के साथ असंगत हैं। मतलब अब देखिए जो देख नहीं सकते हैं ना, उनके लिए अगर कहा जाए कि आप सेल्फी करके अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, जो कुछ ऐसे मतलब ये तो सही नहीं है। इसी वजह से उन्होंने याचिका दायर की थी। डिजिटल हस्ताक्षर माउस या टच स्क्रीन का उपयोग करके किए जाते हैं, जो कि अंधे उपयोगकर्ताओं के लिए दुर्गम होते हैं। मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, अगर वो स्क्रीन टच को ऐसे मतलब स्क्रीन टच करके किए जाते हैं। OTP आधारित सत्यापन, जहां कम समय अवधि के कारण दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए प्रक्रिया को पूरा करना कठिन हो जाता है। दोनों याचिकाओं में तर्क दिया गया कि बाधाएं विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 का उल्लंघन करती हैं, जो कि वित्तीय सेवाओं में उचित आवास और पहुंच को अनिवार्य बनाता है। तो दोनों में यही लॉजिक दिया गया था कि जो ये भी मतलब जो वेरिफिकेशन होती है KYC, उसके थ्रू क्या आता है, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम 2016 है, उसका उल्लंघन हो रहा है इसकी वजह से। अब देखिए इस पे न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी क्या आती है। पहले पीठ ने पुनः पुष्टि की
कि याचिकाकर्ता विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सुरक्षा और उचित सुविधाओं के हकदार हैं। इसने इस बात पर भी ध्यान दिया कि उन्हें डिजिटल बुनियादी ढांचे तक समान पहुंच से वंचित करना सीधे तौर पर उनके अधिकारों का आघात करना है। न्यायमूर्ति महादेवन क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि ये जरूरी है कि डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया दिशा निर्देशों के एक्सेसिबिलिटी कोड के साथ संशोधित किया जाए। न्यायालय ने फिर कहा कि समकालीन युग में जहां आवश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तेजी से बढ़ रही है, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की तकनीकी वास्तविकताओं की प्रकाश में पुनः व्याख्या की जानी चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि जो भी ये बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए, इनको दोबारा जांच करनी चाहिए। न्यायालय ने और क्या कहा कि केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए उनके अलावा ग्रामीण, अशिक्षित और हाशिए पर खड़े लोगों तक डिजिटल पहुंच का विस्तार किए बिना समावेशी शासन प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब इंक्लूसिव शासन है, मतलब वो प्राप्त नहीं किया जाएगा। तो उनका कहना है कि सिर्फ विकलांग व्यक्ति ही नहीं इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो ग्रामीण गांव में रहने वाले लोग, जो अशिक्षित, जो पढ़े लिखे नहीं हैं और कुछ हाशिए पर खड़े हैं, उनके लिए भी ये कुछ प्रॉब्लम सामने आती हैं। अब देखिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल पहुंच पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है। सबसे पहले है कि डिजिटल केवाईसी संशोधन किया जाए। मतलब जो केवाईसी है, नो योर कस्टमर की जो ये एक पॉलिसी है, इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को, विशेष रूप से जो दृष्टि दोष और चेहरे की विकृति, उसके ऐसे व्यक्तियों को जैसे कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को समायोजित करने के लिए डिजिटल केवाईसी मानदंडों में संशोधन करने का निर्देश दिया है। तो उन्होंने सबसे पहला ये कहा है कि डिजिटल केवाईसी को अमेंडमेंट इसमें कुछ चेंजेस किए जाएं जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके अकॉर्डिंग। इसने भारतीय रिजर्व बैंक को और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को केवाईसी प्रक्रिया में पहुंच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है और यह कहा है कि सभी विनियमित संस्थाएं सार्वजनिक निजी पहुंच मानकों का पालन करेंगी। इसने दिशा निर्देश दिया है कि विभागों को अनुपालन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे। मतलब कुछ नोडल ऑफिसर्स इन पर अपॉइंट किए जाएं और प्रमाणित पेशेवरों द्वारा नियमित ऑडिट कराना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिज़ाइन चरण में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को भी शामिल करना होगा। मतलब उन्होंने कहा है कि ये जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको ध्यान में रखकर कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं, इनमें जो भी चेंजेस होने हैं वो किए जाएं। तो ये एक पहला फैसला आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि डिजिटल डिवाइड पर बात करना। अब देखिए, डिजिटल डिवाइड क्या है। न्यायालय ने लगातार मौजूद डिजिटल डिवाइड पर भी बात की है, जो न केवल विकलांगों को बल्कि ग्रामीण समुदाय, वरिष्ठ नागरिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी इससे बाहर रखता है। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 21 सम्मानजनक जीवन का अधिकार, 21 अनुच्छेद क्या कहता है कि सम्मानजनक जीवन का अधिकार है हर एक नागरिक को। 14 क्या कहता है, समानता का, और 15 भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण, और 38 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के तहत कमजोर समूहों के लिए सार्वभौमिक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना एक संवैधानिक दायित्व है, न कि केवल एक नीतिगत विकल्प जो कि सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी के लिए जरूरी है। तो ये दूसरा फैसला आया है। आज की समावेशी डिजिटल पहुंच का महत्व क्या है। आवश्यक सरकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। अब देखिए, समावेशी डिजिटल पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। ग्रामीण शहरी अंतर को कम करना, जो गांव और शहरों के बीच जो बहुत बड़ा अंतर होता है उसको कम करना। जो सरकारी योजनाएं हैं उन तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म जिसमें वित्तीय सेवाओं और अन्य डिजिटल उपकरणों तक पहुंच को सुगम बनाता है, जो कि हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए विकास प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, डिजिटल सशक्तिकरण से संबंधित कुछ और भी निर्णय आए हैं। मतलब जो और कुछ केसेस हुए थे, याचिकाएं पहले जो पास्ट में रह चुकी हैं, वो कौन से केसेस थे। सबसे पहले था मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978 में आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाली कोई भी प्रक्रिया निष्पक्ष, न्याय संगत, उचित होनी चाहिए, न कि मनमानी, दमनकारी। जो समावेशी डिजिटल अधिकार न्याय शास्त्र के लिए आधार तैयार करती है। मतलब उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 जो है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का जो आर्टिकल है,
अनुच्छेद है उसको उसके तहत मौलिक अधिकारों को कोई भी अगर प्रतिबंध करने की कोई भी प्रक्रिया होती है, कोई भी प्रोसीजिंग होती है ना, प्रोसीजर होता है, तो वो निष्पक्ष होना चाहिए, न्याय संगत और सही होना चाहिए। ऐसे नहीं भी किसी भी बात को लेकर मान लीजिए आप कल को कोई ऐसे मतलब फैसला ले कोई पार्लियामेंट ऐसा बिल पारित कर दे कि हाँ सभी लोग जो है राज्य में सांस नहीं ले सकते या 1 घंटे में 10 बार ही सांस लेनी है, तो ये कोई बिल्कुल उचित फैसला नहीं है। और कोई भी निष्पक्ष होना चाहिए, मतलब किसी की ऐसा नहीं कि अमीर लोगों के पक्ष में कोई फैसला किया जाए और गरीब लोग जो होते हैं उससे वो वंचित रह जाएं। तो इसी प्रकार से मतलब सबसे पहले 1978 में ये कहा गया था। फिर आता है फहीमा श्रीन आर के बनाम केरल राज्य 2019 में। केरल उच्च न्यायालय ने भारत में ऐसा पहला न्यायालय बना है जिसने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार के हिस्से के रूप में इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मान्यता दी थी। मतलब 21A आर्टिकल जो शिक्षा का अधिकार है उसके तहत इंटरनेट तक पहुंच को अनिवार्य मतलब मान्यता दी गई थी कि ये भी इंटरनेट तक पहुंच भी एक क्या है आर्टिकल 21 के अंडर में आता है। ये आपकी लाइफ और लिबर्टी का एक पार्ट है। न्यायालय ने माना कि छात्रावासों में छात्रों को इंटरनेट की सुविधा से वंचित करना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने ये जो केरल राज्य था वो पहला था जहां पर छात्रावास मतलब स्कूल कॉलेजेस में इंटरनेट की सुविधा देना जरूरी कर दिया गया था। कहते अगर आप ये सुविधा नहीं देंगे तो ये क्या हो रहा है कि उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अब देखिए अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 में एक केस आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 19(1)(a) इंटरनेट के माध्यम से भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और 19(1)(g) ऑनलाइन व्यापार व्यवसाय करने के अधिकार की रक्षा करता है। मतलब इन आर्टिकल के तहत आप ये काम कर सकते हैं। इसने इस बात पर ध्यान दिया कि अधिकारों पर किसी भी प्रतिबंध को तर्कसंगतता अनुपातिकता के परीक्षण से गुजरना होगा। मतलब उसका कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई तर्क होना चाहिए। अब देखिए अनुच्छेद 19 की हम बात कर लेते हैं। 19 में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। सबसे पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब आपकी मर्जी है, आप मतलब आप जो बोलना चाहिए अपने खुद को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको आज़ादी है इसकी। शांतिपूर्ण और निर्युद्ध सम्मेलन का अधिकार। मतलब आप जो है मतलब एक गठन जैसे मीटिंग्स होती है वो कर सकते हैं लेकिन शांतिपूर्ण होनी चाहिए, कोई भी युद्ध की बात नहीं होनी चाहिए इसमें। संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। आप कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई भी आप कमेटी बना सकते हैं, आपको ये अधिकार है। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार। मतलब भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, ये भी आपको एक मौलिक अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार। भारत के आप किसी भी हिस्से में रह सकते, मतलब स्थायी तौर पर तो चलो राज्य सरकारों के कुछ नियम होते हैं लेकिन आपको क्या संविधान आपको ये अनुमति देता है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में जाकर आप रह सकते हैं। 6वां है क्या कि कोई भी व्यापार या कारोबार शुरू करने का अधिकार। इसको अनुराधा भसीन 2020 में जोड़ा गया था, जो हमने यहाँ पर अभी देखा था कि ऑनलाइन व्यापार करने व्यवसाय करने के अधिकार की रक्षा करता है, जो 19(1)(g) आर्टिकल है, ये जो इसको बाद में जोड़ा गया था। अब देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है, जिसके बारे में इतनी बड़ा मतलब फैसला आया है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। मतलब अगर कानून के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित की गई है उसके साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं से वंचित, जैसे कि जब कोई भी आपातकालीन की स्थिति होती है तो सभी मौलिक अधिकार क्या होते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं। सिर्फ 21 आर्टिकल जो है जिसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उसको छोड़कर यह मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक और विदेशियों के समान रूप से उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 21 2 प्रकार के अधिकार देता है। पहला जीवन का, दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। और आगे इसके अंडर और भी बहुत अधिकार आते हैं जैसे कि राइट टू प्राइवेसी है, अभी राइट टू जो भी डिजिटल एक्सेस है ये भी इसमें ऐड किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को मौलिक अधिकारों का हृदय बताया। मतलब मौलिक अधिकारों का ये दिल है। इस अधिकार में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका ये अर्थ है कि यह अधिकार केवल राज्यों के विरुद्ध प्रदान किया गया है। यहाँ राज्य में केवल सरकार नहीं बल्कि सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, विधानमंडल आदि भी शामिल है। मतलब राज्य
में मतलब राज्य को ये अधिकार नहीं है कि इस अधिकार को निलंबित किया जाए। किसी निजी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के इन अधिकारों का अतिक्रमण करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस मामले में पीड़ित के लिए उपचार अनुच्छेद 226 या सामान्य कानून के तहत होगा। जीवन का अधिकार सिर्फ जीवित रहने के अधिकार के बारे में नहीं है, इसमें गरिमा अर्थ के साथ पूर्ण जीवन जीने की क्षमता भी है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जिंदा रहें, मतलब आप पूरे सम्मान के साथ, गरिमा के साथ और मतलब पूर्ण जीवन जीने की क्षमता भी है। ऐसा नहीं कि आप किसी के कहने पर जीवन, मतलब किसी का गुलाम बनकर या किसी के जो आपको कंट्रोल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जीवन जीना चाहें, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 21 का मुख्य लक्ष्य क्या है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य द्वारा छीना जाता है तो केवल कानून की निर्धारण प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। मतलब एक कानून का जो प्रोसीजिंग है उसके अकॉर्डिंग ही इस अधिकार को छीना जा सकता है राज्य द्वारा। अब देखिए, भारत में दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल सशक्तिकरण में प्रमुख बाधाएं क्या आती हैं। अब देखिए, डिजिटल जो वेरिफिकेशन होता है उसमें जो दिव्यांगजन है, जो विकलांग व्यक्ति हैं, विकलांग पर्सन्स होते हैं, उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। वो क्या क्या हो सकती है? सबसे पहला, डिजिटल साक्षरता में विभाजन और बहिष्कार होता है। डिजिटल साक्षरता में महत्वपूर्ण अंतर के कारण अनेक दिव्यांगजन आवश्यक सेवा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच से वंचित रह जाते हैं। मतलब डिजिटल जो साक्षरता होती है, मतलब डिजिटल उनको लिटरेसी, मतलब इतना उनको नहीं नॉलेज होती कि वो बाकी लोगों के समान चलें, और जो भी उन्हें फिर मौके, मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उससे वंचित रह जाते हैं। पीएमजी दिशा प्रधान ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जैसी योजनाओं के बावजूद डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व अनुपातहीन से कम है। जो एक स्कीम शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, मतलब डिजिटल की एजुकेशन जो है वो शिक्षा दी जाएगी, सभी को इससे जानू करवाया जाएगा। इसके बावजूद ऐसा देखा जाता है कि जो दिव्यांगजन है उनमें बहुत ही कम ऐसी जागरूकता है। सुगम्यता संबंधी दिशा निर्देशों का कमजोर प्रवर्तन। अब देखिए, यदि दिव्यांगजन अधिकार आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार डिजिटल सुगमता को अनिवार्य बनाता है, फिर भी इसका कार्यान्वयन विभिन्न क्षेत्रों में असंगत हुआ है। मतलब एक ऐसी कमेटी, मतलब एक ऐसा अधिनियम बनाया गया था जिसका काम ये था कि डिजिटल जो एजुकेशन है, डिजिटल जो जानकारी है वो सभी को हर एक क्षेत्र में मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो इस चीज़ से अभी भी वंचित रह जाते हैं। 2023 में संशोधन का उद्देश्य अनुपालन को मजबूत करना था, लेकिन सरकारी निजी उद्यमों दोनों में परिवर्तन अभी भी विखंडित है। सुगम्य भारत अभियान जैसी पहल का उद्देश्य क्या है? शिक्षा सहित डिजिटल सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना है। मतलब जो भी डिजिटल सेवाएं दी जाती हैं शिक्षा के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए, फिर भी ज़मीनी स्तर पर ये कमज़ोर है। मतलब इसका अभी पूरी तरह से इसको लागू नहीं किया गया, हर एक क्षेत्र में इसको नहीं पहुंचाया गया। सुलभ सहायक प्रौद्योगिकियों की कमी होती है। दिव्यांगजनों के लिए अनुकूलित सहायक प्रौद्योगिकियों की मांग बढ़ रही है, लेकिन भारत में किफ़ायती आवश्यक आधारित एटी समाधानों का अभाव है। एसिड अटैक सर्वाइवर्स की पलक झपकाने या चेहरा संरेखित करने जैसे चेहरे की पहचान करने वाले कार्यों में संघर्ष करना पड़ता है, जबकि दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं को सेल्फी, दस्तावेज सत्यापन जैसे कार्यों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे डिजिटल केवाईसी बहिष्कृत और भेदभावपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स है उनको क्या, जब कोई भी वेरिफिकेशन होती है, सत्यापन होता है, उससे कहा जाता है कि आप पलक झपकाइए या आप अपना चेहरा दिखाइए, या जो बिल्कुल देख नहीं सकते हैं ना, उनको कहते हैं कि आप सेल्फी लीजिए, या कुछ ऐसे दस्तावेज जो वेरिफिकेशन होती है उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां आती है विकलांग जो दिव्यांगता व्यक्ति हैं उनके सामने। ये दिव्यांगजनों की डिजिटल प्लेटफॉर्मों तक प्रभावी पहुंच और लाभ उठाने की क्षमता को सीमित करती है, जिससे उसका डिजिटल बहिष्कार और गहरा होता जा रहा है। अब देखिए, केवाईसी क्या होती है। केवाईसी प्रक्रिया एक अनिवार्य पहचान सत्यापन प्रणाली है, मतलब कि एक जरूरी वेरिफिकेशन जो सिस्टम है एक, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? वित्तीय और गैर वित्तीय संस्थाओं द्वारा ग्राहकों द्वारा निवेश करने या खाता खोलने से पहले किया जाता है। इसमें विश्वसनीय दस्तावेजों या डाटा का उपयोग करके ग्राहक की पहचान को वेरीफाई किया जाता है, जैसे कि पहचान का प्रमाण पता, हाल ही की तस्वीर, मतलब जो लेटेस्ट जो पिक्चर ली जाती है उसको। संयुक्त या अधिदेश धारकों के लिए भी इसी तरह के विवरण की आवश्यकता होती है।
डिजिटल, अब देखिए डिजिटल केवाईसी भी बहुत प्रकार की होती है। सबसे पहले हम देखते हैं डिजिटल केवाईसी। यह पारंपरिक कागज आधारित तरीकों के बजाय ई दस्तावेज, बायोमेट्रिक डेटा या आधार प्रमाणीकरण जैसे डिजिटल साधनों का उपयोग करके ग्राहक की पहचान को सत्यापित करने की प्रक्रिया है। मतलब जब बायोमेट्रिक डेटा लिया जाए और आधार प्रमाणीकरण जैसे डिजिटल तरीके से ऑनलाइन कुछ भी किया जाता है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, उसको डिजिटल केवाईसी बोलते हैं। अब देखिए केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री होती है, एक रिकॉर्ड रखा जाता है CKYCRR। ये एक केंद्रीकृत संग्रह है जो कि एक समान केवाईसी रिकॉर्ड को संग्रहित करता है, जिससे वित्तीय संसाधनों में पुनः उपयोग संभव हो जाता है और बार बार प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता कम हो जाती है। यह धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत अधिकृत संस्थाओं या इसके तहत किसी भी नियामक विनिमय बोर्ड और भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के लिए सुलभ है। 2024 तक KYCRR के पास 94 करोड़ से अधिक केवाईसी रिकॉर्ड हैं, जो रिपोर्टिंग संस्थाओं और उसके ग्राहकों के लिए बढ़ती उपयोगिता और पहुंच में आसानी को दर्शाता है। तो मतलब ये एक रिकॉर्ड रखा जाता है। ये देखिए KYCCR। अब देखिए इसमें 14 डिजिट CKYC नंबर होते हैं। यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। अब देखिए आगे एक और होती है CERSAI। अब ये क्या, इसकी पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। भारतीय प्रतिभूतिकरण, आश्रित पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारत सरकार की कंपनी है। ये एक कंपनी है जो कि केवाईसी का रिकॉर्ड रखती है, जो नई दिल्ली से संचालित होती है। मतलब इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। धन शोधन निवारण नियम 2005 के तहत केवाईसी रजिस्ट्री को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। मतलब कोई भी धन से रिलेटेड कोई भी नियम होता है या उसकी केवाईसी करनी इसके हाथ में होती है, CERSAI। एक बार फुल फॉर्म दोबारा इसको पढ़ लीजिए। सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए इंटरनेट तक पहुंच के लिए जो भी सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले आ चुके हैं उस पर एक बार हम नज़र मार लेते हैं। सबसे पहला था साबू मैथिया जॉर्ज बनाम भारत संघ 2017 में। सर्च इंजनों को जन्म पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों को सक्रिय रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया। हालांकि ये भी स्पष्ट किया गया कि इससे सूचना तक पहुंच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। मतलब इंटरनेट तक पहुंच बनाई जा सकती है। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ, इंटरनेट के माध्यम से वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। ये हमने देखा था कि जो ऑनलाइन कोई भी आप व्यापार शुरू कर सकते हैं, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी अपना प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन, तो ये 19(1)(g) आर्टिकल के तहत आता है। अब देखिए भारत में विकलांगता की स्थिति क्या है। 2011 की यहाँ पर हम बात करेंगे क्योंकि अभी उसके बाद सेंसस नहीं हुई है। 21 में होनी थी, लेकिन उसके बाद क्या हो गया था, कोविड आ गया था, तो इसी वजह से इसको डिले कर दिया गया था। और अब ऐसी एक न्यूज़ भी सामने आ रही है कि जाति जनगणना कराई जाएगी, जिस पे हमने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब देखिए विकलांगता की स्थिति क्या है भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 2.68 करोड़ से 1.50 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिलाएं भारतीय विकलांगता के साथ रहते हैं, जो कि जनसंख्या का 2.21% जो भारत में अभी विकलांग व्यक्ति हैं। इनमें लगभग 50.6 लाख व्यक्तियों को दृश्य हानि है, मतलब देख नहीं सकते, और 19.9 लाख को भाषण मतलब बोलने की विकलांगता है। ये आंकड़े पुराने हैं, चुनौती के पैमाने को उजागर करते हैं, जो कि जनसंख्या वृद्धि और कम रिपोर्टिंग द्वारा बहुत अधिक बढ़ाए जाने की संभावना है। डिजिटल डिवाइड बहिष्कार को और बढ़ाता है।
जो डिजिटल डिवाइड हमने देखा था, और ग्रामीण आबादी, वरिष्ठ नागरिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भाषाई अल्पसंख्यकों के पास अक्सर उपकरणों या डिजिटल साक्षरता तक पहुंच की कमी होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कई गरीब परिवार स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते, और जो लोग मनरेगा पोर्टल के माध्यम से काम करना चाहते हैं उन्हें जटिल पंजीकरण प्रक्रिया, तकनीकी जानकारी की कमी के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मतलब अब देखिए, जो अभी आज के समय अगर हम देखें तो हर एक चीज़ का क्या डिजिटलीकरण किया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन क्यों हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो तो जिन लोगों को तो डिजिटल हर एक प्रकार की जानकारी होती है ऑनलाइन काम की उनके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो गांव की आबादी है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, मतलब बुजुर्ग हैं जो, और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो क्या करते हैं, या भाषाई अल्पसंख्यक, मतलब जिनको भाषा को लेकर दिक्कत आती है, तो उनके लिए बहुत सारी मुसीबतें, मतलब बहुत सारी ऐसी परेशानियां सामने आ जाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया गया है कि मान लीजिए कोई गरीब परिवार है, स्मार्टफोन नहीं खरीद सकता, ठीक है, और कई लोग क्या करते हैं, मनरेगा पोर्टल के माध्यम से काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हर एक चीज़ को ऑनलाइन किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उस पर वेरिफिकेशन होती है, फिर उसके बाद पता नहीं और क्या क्या, जो कि सब कुछ ऑनलाइन किया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति गरीब है, जो गांव में रहता है, जिसको कुछ आता नहीं है, वो कैसे इतना कुछ करेगा, तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है इस चीज़ को लेकर। तो इसे ये भी एक कारण है कि भारत के हर एक, मतलब हर एक कोने तक अभी भी जो ऑनलाइन सिस्टम है या कोई भी सुविधा है वो आसानी से नहीं पहुंच रही है। आसानी मतलब कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर कोई सुविधा अभी तक पहुंची ही नहीं है, तो ये भी एक चुनौती है। डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करने के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने के लिए डिजिटल इंडिया जैसी पहलों की ज़रूरत है। मतलब सबसे पहले क्या करना चाहिए भारत सरकार को, सबसे पहले तो डिजिटल इंडिया ऐसी कुछ पहल शुरू करनी चाहिए जो कि भारत के हर एक क्षेत्र, हर एक कोने तक पहुँचे। और इसका काम ये होना चाहिए कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग मनरेगा जैसी योजनाओं तक पहुंच सके। अब देखिए, मनरेगा योजना जो गरीब थे, जो मतलब काम, जिनके पास कोई काम नहीं, बेरोजगार व्यक्तियों के लिए ये शुरू किया गया था, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां तक ये स्कीम पहुंची नहीं, लेकिन कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर जो बड़े अमीर लोग हैं वो इसमें जाते हैं, अपनी अटेंडेंस लगवा लेते हैं, और जो भी दिन की दिहाड़ी मजदूरी होती है वो उनके अकाउंट में आ जाती है। अब देखिए, यहाँ पर इतना बड़ा भेदभाव देखने को मिल रहा है, तो इसमें इट मीन्स कि सरकार की कहीं ना कहीं अभी भी कमी है इस चीज़ को लेकर। अब देखिए, दिव्यांगजनों के लिए सक्रिय डिजिटल सशक्तिकरण के लिए भारत उपाय क्या कर सकता है, मतलब जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए क्या डिजिटलीकरण करने के लिए जो डिजिटल जो बोला जा रहा है कि इसको हर एक चीज़ को ऑनलाइन और सभी व्यक्तियों को ये आना चाहिए, उसके लिए भारत क्या कुछ कर सकता, मतलब भारत क्या कुछ कर सकता है। सबसे पहला है समावेशी डिजिटल अवसंरचना। डिजिटल इंडिया के तहत सरकार वेब सामग्री सुगमता दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्क्रीन रीडर, वॉइस कमांड और वास्तविक समय सांकेतिक भाषा अनुवाद, ऑडियो विवरण के लिए AI संचालित टूल जैसी सहायक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे सकती है। मतलब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म दिए जाएं जो दिव्यांगजन व्यक्ति हैं, जैसे कि स्क्रीन रीडर, जैसे ब्रेल लिपि होती है, जिनको देखना नहीं आता उनके लिए कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए। वॉइस कमांड, मतलब जो बोलने की कमांड हो, है ना, उसको। वास्तविक जो समय सांकेतिक भाषा, जिनको बोलना नहीं आता है वो उनको अपने जो सिंबल लैंग्वेज होती है उसके थ्रू उनको ये चीज़ें सिखाई जाए। ऑडियो विवरण से, मतलब AI के कुछ ऐसे टूल, आजकल तो आज क्या ज़माना है, अब तो ज़माना पूरा AI का ज़माना आ गया है ना, इसमें भारत सरकार भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। इंटरफेस को चेहरे के संकेतों पर निर्भर होने से बचना चाहिए। वैकल्पिक ऑडियो की पेशकश करनी चाहिए या चेहरे की विकृति वाले उपयोगकर्ताओं के लिए स्पर्श नेविगेशन की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। मतलब जिन व्यक्तियों का जो चेहरा सही नहीं है, नहीं दिखा सकते, एसिड अटैक की वजह से पलक झपकाने में उन्हें, है ना, होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर क्या उनके लिए जो टच नेविगेशन है ना, टचबिलिटी जो होती है नेविगेशन, उसको शुरू किया जा सकता है। ये भी एक अच्छी पहल होगी अगर भारत ऐसा करता है तो। इन सुविधाओं को मौजूदा डिजिटल पोर्टल में एकीकृत करने से विकलांग लोगों को डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने में सशक्तता मिलेगी। मतलब जो डिजिटल सेवाएं, सर्विसेज मिल रही हैं, उनका लाभ फिर विकलांग व्यक्तियों तक भी पहुंचेगा।
दिव्यांगजनों के बीच डिजिटल साक्षरता में सुधार किया जाए, मतलब उनको डिजिटल एजुकेशन दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसे संगठनों के साथ सहयोग कर सकता है ताकि दिव्यांगजनों को सहायक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने, डिजिटल और सरकारी सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु विशेष पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जा सके। प्रधानमंत्री ग्राम डिजिटल साक्षरता अभियान जैसी मौजूदा योजनाओं को दिव्यांगता समावेशी डिजिटल साक्षरता पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विकलांगता संवेदनशील शहरी नियोजन भी किया जा सकता है, जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना में सहायक प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना, जैसे कि स्मार्ट सिटी पहल, जहां सार्वजनिक परिवहन, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, शहरी स्थानों को दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल साइनेज स्थापित करें जो विभिन्न प्रारूपों में जानकारी प्रदान करें, जैसे कि ऑडियो, ब्रेल, सांकेतिक भाषा, वीडियो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांगजन आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए समावेशी नवाचार प्रयोगशाला एक ऐसी लैबोरेटरीज शुरू की जा सकती हैं। दिव्यांगजनों के लिए अत्याधुनिक डिजिटल सुलभता समाधान विकसित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से एक समावेशी नवाचार प्रयोगशाला का निर्माण करना। यह केंद्र स्टार्टअप प्रौद्योगिकी कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों को एक साथ लाएगा ताकि पहुंच में सुधार किया जा सके, नवीन, स्केलेबल और सस्ती प्रौद्योगिकियों का निर्माण किया जा सके। तो भारत सरकार कुछ ऐसी पहल है जो इनिशिएटिव्स शुरू कर सकती हैं दिव्यांगजनों के लिए। अब देखिए, इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात आई है तो हम एक बार उससे रिलेटेड स्टार्ट कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हमारे सबसे पहला समानता का अधिकार। यह अधिकार सभी नागरिकों को कानून के समक्ष और समान और किसी भी भेदभाव से मुक्त कराता है। इससे कानून के समक्ष समानता, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें भाषण, अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा, हर एक प्रकार की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मतलब मानव तस्करी, बाल श्रम, अन्य प्रकार के जो शोषण है उससे बचाता है। धार्मिक स्वतंत्रता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी नागरिक को कोई भी धर्म अपनाने की आज़ादी है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यह अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा, शिक्षा को सुरक्षित करने का अधिकार देता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अधिकार नागरिकों को अपनी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार देता है। तो आप इसके एक बार आर्टिकल भी देख लीजिएगा। 12-13 में डेफिनेशन दी गई है, ये है 14 से 18 समानता का अधिकार, फिर 19 से 22 यह है स्वतंत्रता का, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता और 29 से 31 है सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, और ये 32 आर्टिकल है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स को लेकर कोई भी फैसला आता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिया जाता है। कोई इसमें पार्लियामेंट का फैसला काम नहीं आता, कोई भी किसी नेता का फैसला नहीं इसमें काम आता, मतलब वो नहीं मान्य होता। यहाँ पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च न्यायालय है जहाँ तक अपील की जा सकती फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने पर। उसके पहले हम हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट अगर फैसला उसका सही नहीं लगता आपको तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी उसको चुनौती दे सकते हैं, और आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिया जाएगा। अब देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद 32 प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जो उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। रिट जारी करने की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, ताकि मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सके। अब देखिए, अधिकार क्षेत्र कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए व्यापक क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले को सुनने और उन पर निर्णय लेने का अधिकार है। न्यायिक समीक्षा कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू।
सर्वोच्च न्यायालय के पास जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति है, जिसका अर्थ है कि विधायी और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। यदि वे संविधान के विरुद्ध पाए जाते हैं तो उसे रद्द भी कर सकता है। अपील का अंतिम न्यायालय है, यहाँ पर ही अंतिम न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद विवादों का निपटारा। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। सिर्फ यही नहीं कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, इसके अलावा अगर किसी केंद्र सरकार या राज्य का होता है या राज्यों के बीच में मतलब किसी दो राज्यों का हो जाए या केंद्र और राज्य का कोई भी झगड़ा होता है तो उसको भी ये सॉल्व करता है। जनहित याचिका। सर्वोच्च न्यायालय जनहित याचिकाओं के माध्यम से भी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जहाँ कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक हित से संबंधित मामले के बारे में अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। मतलब कोई भी अगर उसके सार्वजनिक हितों का हनन हो रहा है, मतलब उल्लंघन किया जा रहा है, तो इसके लिए वो सर्वोच्च अदालत के पास जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आज की ये न्यूज़ हमारी इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसमें जो दिव्यांगजन व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत बड़ा फैसला आया है कि और उनकी जो भी याचिकाएं दायर की गई थी उसको लेकर ये फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि जो डिजिटल एसेस है किसी भी व्यक्ति का, वो भी फंडामेंटल राइट्स के 21 आर्टिकल जिसमें लाइफ एंड लिबर्टी का आर्टिकल है उसका ही एक पार्ट है। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति जो डिजिटल एसेस कर सकता है, इट मीन्स ये उसकी लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है। और जो न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट है उसने ये भी सरकार को आदेश दिए हैं, जो आरबीआई या और कंपनियां, उनको ये भी कहा है कि जो विकलांग व्यक्ति है उनकी जो ज़रूरतों को ध्यान में रख के कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे कि केवाईसी को आसान मतलब उनके लिए आसान किया जा सके। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।